आज हम इस वीडियो में सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, या अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, या स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। इसका आंसर है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। फिर है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए क्या कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसका आंसर है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, मानकीकृत परीक्षण है क्या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए, क्या विशिष्ट शिक्षा योजना है, क्या एक रूप निर्देश है। इसका आंसर है विशिष्ट शिक्षा योजना। फिर है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, या फिर सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं, या अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, या श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। इसका आंसर है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। फिर है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ कार्य करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, या अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों की, या अहम केंद्रित बच्चों की। इसका आंसर है सृजनात्मक बच्चों की। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। फिर है, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थी के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं, उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना एवं विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। इसका आंसर है, अध्यापक विशिष्ट सत्रावासन मूल्यांकन रणनीति को लागू करने तथा प्रक्रियाओं को बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। फिर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थी को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय इसके। ऑप्शन है, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अंक लेने के लिए लक्ष्य। अंक लेने के लिए लक्ष्य या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या फिर अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य। इसका आंसर है अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य। एक शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। ऑप्शन है, इसमें फर्स्ट, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन है, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। फोर्थ ऑप्शन है, पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। इसका आंसर है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। ये इसमें परिणित नहीं है, सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। फिर
इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। सेकंड ऑप्शन है गृह कार्य करने में मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। थर्ड ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि वह बहुत आनंददायक है। इसका आंसर आएगा मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये बाह्य अभिप्रेरणा है। फिर है एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल गैर उदाहरण देने चाहिए? क्या उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए? क्या उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए या केवल उदाहरण देने चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। फिर है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? फर्स्ट ऑप्शन सूचनाओं का संचरण, सेकंड ऑप्शन दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसका आंसर आएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा। फिर है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? फर्स्ट ऑप्शन लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं को नक्शे बनाना, फिर उदाहरण एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना। इसका आंसर ये सभी हैं। फिर है संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कोई पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के रूप में पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। फोर्थ ऑप्शन है लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। इसका आंसर क्या है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करने वाला और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। फिर क्वेश्चन है अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा को छोड़ देना और बच्चों को स्वयं कार्य कर देना चाहिए, या फिर सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, या फिर उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, या फिर एक मुक्त प्रदर्शन होना और बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। इसका आंसर है सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना। फिर है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है क्या? सेकंड ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका आंसर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिर है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। ठीक है। फिर है एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? फर्स्ट ऑप्शन समय धारण, सेकंड ऑप्शन संरक्षण, थर्ड ऑप्शन बुद्धि और फोर्थ ऑप्शन है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसका आंसर है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमता को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? फर्स्ट है सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सेकंड ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध, थर्ड ऑप्शन अनुकूलन एवं संगठन, फोर्थ ऑप्शन पुरस्कार एवं दंड देना। इसका आंसर है सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। फिर है निम्नलिखित कथनों में कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? फर्स्ट ऑप्शन अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। सेकंड ऑप्शन अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। थर्ड ऑप्शन विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित एवं अंतर निर्भर होते हैं। फोर्थ ऑप्शन विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। इसका आंसर है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? फर्स्ट ऑप्शन सुरक्षित रखने की योग्यता, सेकंड ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क,
थर्ड ऑप्शन द्वितीयक वर्तुल प्रतिक्रियाएं और फोर्थ ऑप्शन सजीवात्मक चिंतन। इसका आंसर है सुरक्षित रखने की योग्यताएं। फिर है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के रूप में, निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया के रूप में, या फिर सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में, या फिर कौशलों का अर्जन के रूप में। इसका आंसर है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में। फिर है समाचार पत्रों से कहानियाँ एवं कतरनों का चयन करना, प्रस्तुत करना, जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? फर्स्ट ऑप्शन लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, सेकंड ऑप्शन रूढ़िवादी लैंगिक या जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित देने के लिए, थर्ड ऑप्शन लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। इसका आंसर थर्ड है लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। फिर है निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कौहलवर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, थर्ड ऑप्शन सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, फोर्थ ऑप्शन यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इसका आंसर है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अब है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं: दूसरे की मनोदशा, स्वभाव और प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। ये क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है अंतरावैयक्तिक, सेकंड ऑप्शन अंतवैयक्तिक, थर्ड ऑप्शन नैदानिक और फोर्थ ऑप्शन प्रकृतिवादी। इसका आंसर है अंतवैयक्तिक। फिर है बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए? ऑप्शन है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्नलिखित उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, या कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम को परिवर्तन एवं प्रगति के रूप में पता लगाना, या बच्चों की क्षमताओं एवं संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। इसका आंसर है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फिर है निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस। ये सभी मीडिया, विद्यालय, परिवार, आस पड़ोस सभी बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।